गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे। सॉल्यूशन 12th का चैप्टर है और उसको हम लोग स्टार्ट किए थे 88 से। आज का हम लोगों का जो पेपर है वो है 2001 से 2005। तो बिना लेट किए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर। जो बीन्स हम लोग बनाते हैं वो कुकर में जल्दी पक जाता है, क्यों? और ऑप्शन दे रहा है क्योंकि बीपी बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ने से, बीपी घट जाती है प्रेशर से, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टन द बीन्स, और इंटरनल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट व्हाइल कुकिंग इन प्रेशर कुकर। अब जरा देखिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा एक बार हम लोग पढ़ लें। आपको याद होगा एक लिक्विड है और इस लिक्विड का भी कुछ न कुछ प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रेशर। और एक बाहर का भी प्रेशर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हम लोग इसको गर्म करते हैं और करते करते एक ऐसे कंडीशन पे आते हैं जहां इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब यहां से क्या समझ में आ रहा है जरा देखिए। मान लीजिए इसका प्रेशर 400 था, बाहर का प्रेशर 760 mmHg होता है। अब हमने गरम किया, ये भी कहाँ आ गया? 760 पे। और उसके बाद इस वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी है वो सब उड़ने लगेंगे, तो उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर ये 400 की जगह पे 300 पे रहता तो क्या होता? और ज्यादा गर्म करना पड़ता। 200 पे रहता और ज्यादा गर्म करना पड़ता। मतलब जो इंटरनल प्रेशर है बच्चों, इंटरनल प्रेशर ये जितना बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही घटेगा। इंटरनल माने लिक्विड का प्रेशर। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर पे जरा सोचिए, अभी क्या है, हमें 400 को 760 पे ले जाना है। अगर 400 को हमें ले जाना रहता है 1000 तक, तो आपका प्रेशर बहुत गर्म करना पड़ेगा। 1200 पे और गर्म करना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल प्रेशर हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए। अब अगर हम कुकर में खाना बना रहे हैं तो क्या लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाएगा? नहीं, प्रेशर किसका बढ़ेगा? वो कुकर जो प्रेशर बढ़ाता है वो एक्सटर्नल प्रेशर में ही आता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो कुकर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा? खाना जल्दी कैसे पक जाएगा? तो आप जरा देखिए खाना कैसे पकता है। हमने लिक्विड लिया, थोड़ा समझिए, लिक्विड में मान लीजिए चावल डाला पकने के लिए, ठीक है। हमारे उस लिक्विड का मान लीजिए कि प्रेशर है पहले ही से 600। उस लिक्विड का प्रेशर है 600 या 700 है, मान लीजिए 700। और कहां तक जाना है? 760, क्योंकि 760 पे पानी उड़ जाएगा। अब हम इस लिक्विड में चावल डाल दिए। अब जैसे गर्म करेंगे क्या होगा? तुरंत इसका प्रेशर इतना, सारे पानी उड़ जाएंगे, चावल बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि चावल कब बनता है? जब उसमें पानी रहे कुछ देर। तो कब कुछ देर रहेगा पानी? जब उसकी बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी ना उड़े। ऐसा नहीं, वो जल्दी ना उड़े तब। तो अब अगर हम कोई चीज बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि पानी हमारे जल्दी ना उड़े, ज्यादा देर तक रहे। तो यहाँ क्या होगा प्रेशर कुकर में कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो जल्दी उड़ेगा नहीं, तो आसानी से बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही आसान और कॉन्सेप्चुअल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। ये हम लोग जानते ही हैं कि अगर सी वाटर से हमें लेना है तो क्या करना होगा हमें?
तो रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आपको याद है ना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में अगर ये वाटर है और यहाँ क्या है, कंसेंट्रेटेड कोई चीज, वाटर से ज्यादा कंसेंट्रेशन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होता था, इसमें से इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जाते थे। और ऐसा क्यों होता था, इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इसी का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, उल्टे इधर से इधर पानी जाने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो इधर से इधर जाता है लो कंसेंट्रेशन से हाई, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इधर से इधर आए तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जो हमारे घर में आरओ यूज होता है ना, वही। और यहाँ सी वाटर तो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए नेक्स्ट, तो रिवर्स ऑस्मोसिस उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है एक सॉल्यूशन, तो कह रहा है क्या होगा, ये तो राउल्ट्स लॉ के डेफिनेशन से ही क्लियर है कि क्या होता है, ए बी एट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन, नहीं इज लेस देन, ए बी एट्रैक्टिव फोर्स रिमेन सेम। तो अगर ए इंटरेक्टिव और बी भी इंटरेक्टिव के इंटरेक्शन के बराबर है ए बी, तभी तो आइडियल कहेंगे हम, तभी तो आइडियल बोलेंगे, और आइडियल के लिए ही तो राउल्ट्स लॉ है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ये तो बिल्कुल उसके डेफिनेशन पे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलिकुलर मास mb, ओके, which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute in terms of osmotic pressure। तो जरा देखिए, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा क्या, N/V/ST होता है। हम N/V को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू W1/M1/VST। बोलिए, अच्छा यहाँ B कह रहा है क्या, तो चलिए मैं B कर दे रहा हूँ, इसको भी और इसको भी मैं B कर दिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB निकालना है, तो बच्चों अगर हमें MB निकालना रहता तो हम क्या लिखते, WBST, पाई नीचे आ जाएगा, Y/V, यही ना, तो हमारा यही फॉर्मूला होता। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, आप देखिए तब सोचा जाए। तो मुझे लग रहा है इस W, जिसको हम मास को W कह रहे हैं ना, ये उसी मास को M कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी M2 कर दिया, यहाँ ये लिखा नहीं है कि M2 है, तो कोई बात नहीं। तो S को R भी लिख सकते हैं, आपको पता है, तो यहाँ RT लिखिए, RT/V पाई, RT/V पाई, तो यहाँ तो है नहीं RT/V, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यही होगा, वो एक्चुअली M2 इसको ले लिया है इसलिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़े, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 molar and 2.5 liter NaOH solution mixed with another 0.5 molar and 3 liter NaOH solution, the find out molarity of resultant। तो ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी रिजल्टेंट कोई कहे तो हम क्या करते हैं, टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक निकालते हैं W/M, मोल निकालने के फॉर्मूले, एक निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी हों पार्टिकल्स बाई N0, और एक निकालते हैं M/V। ये सारे फॉर्मूले अगर लीटर में दिया हो STP पे तो इतना बाई 22.4, तो ये अलग अलग हैं कि कैसे कैसे मोल निकाल सकते हैं। यहाँ M/V दिया है तो यहाँ वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टोटल मोल M1V1 M2V2, और नीचे क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो देखिए M1 कितना दिया है बच्चों, 1,
और V1 2.5, तो 1 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2.5। M2 कितना दिया है 0.5 और 3 लीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.5, ये प्लस है बच्चों बीच में, और नीचे दोनों वॉल्यूम ऐड करेंगे, तो एक दिया है 2.5 लीटर, दूसरा लिया है 3 लीटर, तो 3 और 2.5 कितना हो जाएगा 5.5, तो ऊपर हमारा हो गया कितना 4 और नीचे 5.5, तो यही आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे 5 × 40 0.7 कुछ होगा, जो भी हो देखते हैं आंसर ऐसा है क्या, संयोग से एक है, इसलिए हमारा यही आंसर सही है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कह रहा है the vapor pressure of two liquid P and Q are 80 and 60 torr respectively. Okay, the total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be, ये है ऐसे ही। तो चलिए क्या कह रहा है, एक का वेपर प्रेशर 60 है और एक का वेपर प्रेशर है 80, और तब जरा टोटल वेपर प्रेशर बताइए। अगर ये 3 मोल लिए और ये 2 मोल लिए, तो यहाँ जरा ट्रिक देखिए, अगर दोनों बराबर लिए होते, ये भी लेते 2 और ये भी 2, तो आंसर कितना आता 70 दोनों के बीच में, लेकिन हम ये थोड़ा ज्यादा लिए हैं, इसलिए आंसर 60 से 70 के बीच में कुछ आएगा। है समझ में? तो आप जरा देखिए कि क्या 60 से 70 के बीच में कोई ऑप्शन है, पहले ऐसे देखिए, और अगर नहीं आए तो फिर पूरा सॉल्व करिए, तो आप देख रहे हैं कि हाँ है, और वो है डी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करते, जरा ये समझ लीजिए क्या कह रहे हैं हम, ये 60 है ये 80 है, दोनों 2-2 मोल मिलाते तो कितना आंसर आता, दोनों का एवरेज यानी 70। चूंकि ये थोड़ा ज्यादा है, ये कुछ उल्टा है, अगर ये ज्यादा है तब तो 60 से 70 के बीच में आना चाहिए ना, 80 एंड 60। अच्छा, ये 80 है और ये 60 है, सॉरी बच्चों हमने उल्टा लिख दी, 80 एंड 60 है, ये 3 है। अब तो आंसर कितना आएगा, ये थोड़ा ज्यादा है तो 70 से 80 के बीच में आएगा, तो आ गया 72। अब अगर इसको हम लोग करते, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब क्या करते, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, PA का ये प्लस PB का IB, ये तो पता होगा ना आपको। अच्छा, अब रिजल्टेंट निकालना है, PA कितना दिया है 80, का ये कितना होगा, तो 3 मोल और 2 मोल, तो 3/5, ये दिया है 60 और 2/5, तो जरा करते हैं, ये कितना होगा 16×5 80, 16×3 48, और ये 12×5 60 24, और दोनों मिलके कितना हो गया, ये 8×4 12 और ये 72 आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना करते तो 72 आता, ऐसे आप सोच के कर सकते थे। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन यानी 2005 का। तो देखिए 7th क्वेश्चन, a solution of urea molar mass 56 gram per mole boils at 100.18 degree centigrade at the atmospheric pressure. If Kf and Kb for water are 1.16 and 0.512 Kelvin kg per mole, the above solution will freeze at। देखिए ये क्या दिया है बच्चों, ये दिया है आपका Pb, Pb कितना दिया है 100.18, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, the above solution will freeze at, यही ना। तो कैसे करेंगे हम, आइए, हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई और केबी इंटू एम। ठीक, अब डेल्टा टीबी कितना दिया है, तो देखिए टीबी इतना, वाटर का हमें पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा है तो 100, तो कितना हो जाएगा 0.18। आई कितना होगा हमारा, आई 1 होता है, क्यों, यूरिया है तो 1। केबी कितना दिया है
केवी हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, केवी फॉर वाटर कितना 0.512, मोलेलिटी हमें नहीं पता। तो चलिए यहाँ से हम मोलेलिटी निकाल लेते हैं और मोलेलिटी आएगा ये डिवाइड होके 0.351। अब जब मोलेलिटी आ गया तो क्या हम डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे? तो डेल्टा टीएफ का क्या फार्मूला होगा? फिर से वही आई लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मोलेलिटी और क्या लिखेंगे, केबी केएफ 1.16 और मोलेलिटी 0.351। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा टीएफ और ये 0.654 डिग्री आएगा। तो हमसे कह क्या रहा है, हमसे यही तो कह रहा है कि द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, तो कितने पे फ्रीज होगा, ये डेल्टा टीएफ है, 0 पे होता था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -654। कोई ऑप्शन है -6.54, ठीक है। तो ये भी 2005 का ही क्वेश्चन था। और देखें और 2005 के क्वेश्चन है क्या, देखिए आप लोगों में कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोगों में टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा देख के जल्दी सोच के करें। अब ये कह रहा है सॉल्यूशन है 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 440 mmHg for pentane and 120 mmHg of hexane. The mole fraction of pentane in vapor phase would be, हाँ जरा ये क्वेश्चन सोचिए कि ये क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन का क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या है, हम जब P निकालते हैं तो क्या होता है कि PA का ये प्लस PB यही होता है ना। अब जरा देखिए PA का कितना दिया है 440, तो यहाँ हमने लिख दिया 440। मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जब 1:4 रेशियो है तो 1/5, तो 1/5। PB कितना दिया है 120 ना, 120, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 4/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 88 और ये कितना आ जाएगा 2 और 4 और ये 4 जा 16, 4 2 जा 96, तो दोनों मिलके कितना आ जाएगा 8 से 14 9 8 18 184 mmHg, कितना आएगा 184 mmHg। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अगर निकालना है तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो क्या होता है YA, अगर हम वेपर फेज में उसको Y मान रहे हैं तो अगर आपको याद होगा YA PA का ये क्या है P का प्रेशर और ये का ये, और Y क्या होगा PA का ये बाई टोटल P, तो यही होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। चलिए PA का ये कितना दिया है, ये 440 दिया है ना, ये का ये हो गया 1/5, टोटल P हमने कितना निकाला है 184, तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 184, है ना। तो इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा करीब 18 चौका 72 18 बचे 90, तो 0.4 समथिंग आएगा। देखते हैं अगर 0.4 से काम चल जाए तो ठीक है, चल ही गया तो हमारे पास यही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा 2001 से 2005 तक के भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अभी 2005 के बाद इसके आगे आप लोग इसको देखते रहिए, पूरे चैप्टर्स के पूरे केमिस्ट्री के हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू बच्चों।